तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज अंजलि बुली गैंग से डरती नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करती है, जिससे कि बुली गैंग फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश के ख्यालों में अंजलि बस चुकी है। वो बस उसी के बारे में सोच रहा है। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आंखें बंद करने पर अंजलि का चेहरा बार बार शिवांश की आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी लगे चेहरे से अंजलि का उसे घूरना शिवांश की आंखों में जैसे बस सा गया था। कुछ तो बात थी उसमें जो शिवांश को ख्यालों में पल पल उसका दीदार होने लगा था। अब आगे। अगली सुबह अंजलि कॉलेज के लिए निकलने लगी तो मकान मालकिन अपने पेट डॉग को नीचे सड़क पर घुमा रही थी। डॉग ने अंजलि को देखा तो भौंकने लगा। अंजलि उसके भौंकने से डर कर पीछे हो गई। मकान मालकिन ने उसे पकड़ते हुए कहा, नो जेरी। ये सुनते ही उसने भौंकना बंद कर दिया। मकान मालकिन ने अंजलि को देखा तो उसने उन्हें गुड मॉर्निंग आंटी कहकर विश कर दिया। मकान मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर सिर हिला दिया। अंजलि को उनका घूरना थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सिर हिलाया और फिर कॉलेज को चल दी। अंजलि कॉलेज पहुंची तो देखा कि बुली गैंग आज भी गेट के अंदर ही बैठी थी। ये लोग रोज़ रोज़ यहाँ क्यों आकर बैठ जाते हैं? इन्हें यहाँ बैठकर बच्चों को परेशान करने के सिवाय और कोई काम नहीं होता होगा क्या? लेकिन अब चाहे जो भी हो, इनसे डरने का कोई मतलब नहीं है और मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, सोचते हुए अंजलि अंदर की ओर चल दी। राजीव ने उसे अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे आ गई आप, झांसी की रानी जी। आपका इंतज़ार था हम लोगों को। बेशक कीजिए, आपके पास इंतज़ार करने के लिए बहुत वक्त होता होगा, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि मुझे बहुत काम है। बोलकर अंजलि अंदर जाने लगी तो राजीव उसके आगे गेट पर हाथ टिकाए खड़ा होते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम लोगों को कोई काम नहीं होता और हमारे पास बहुत वक्त होता है? अंजलि ने उसे घूरा और बोली, जहाँ तक मैंने आप लोगों को देखा है तो आप बस दूसरों को परेशान करते हुए दिखते हैं। समय की कोई कदर नहीं दिखी मुझे आप में। श्वेता उसे झटके से अपनी ओर घुमाते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमें समय की कदर सिखाने वाली? तुम जैसों को तो हम देखें भी ना, और तुम आई हमें ज्ञान बांटने। ब्लडी मिडिल क्लास। बोलकर श्वेता ने उसे दूर धक्का दे दिया। अंजलि पीछे की ओर लड़खड़ाई तो अक्षत ने उसकी ओर आकर उसकी पीठ पर हाथ लगाकर उसे गिरने से बचा लिया। अंजलि ने खुद को संभाला और अक्षत को देखा। अक्षत वहाँ से हटकर उससे दूर चला गया। क्या ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े थे? सोचते हुए अंजलि अक्षत को ही देखे जा रही थी। राजीव ने उसके पास आकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, उसे मत घूरो, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है और वो सबकी मदद करने आता है, पर उससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ क्योंकि वो बाकियों से पहले हमारी सुनता है। बोलते हुए राजीव की नज़र अंजलि के हाथ पर गई। अंजलि उसकी बात सुनकर उसे घूरे जा रही थी। आपने समझ क्या रखा है मुझे? हटिए मेरे रास्ते से। बोलते हुए अंजलि वहाँ से जाने लगी तो राजीव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई से घड़ी उतार ली। अंजलि उसके ऐसा करने से हैरान सी होकर उसे घूरने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी घड़ी दीजिए। बोलते हुए अंजलि अपनी घड़ी वापस लेने की कोशिश करने लगी। राजीव ने घड़ी को अपने हाथ में पकड़कर पीठ के पीछे कर लिया और बोला, तुम ही बोल रही थी ना कि हमें समय की कदर नहीं है, तो अब से हम लोग भी समय की बहुत कदर करेंगे। बोलते हुए राजीव अपने दोस्तों की तरफ घूमा और आगे बोला, तो भाई आज से इसी घड़ी में समय देखकर उसकी कदर की जाएगी, समझे सब लोग? पूछते हुए राजीव ने सबके चेहरों को देखा। सबने सिर हिला दिया। सब समझ गए। बोलते हुए राजीव ने वापस से अंजलि को देखा। अंजलि की निगाहें घड़ी को पकड़े हुए राजीव के हाथ पर ही टिकी थी। उसका चेहरा बेचारा सा बन गया था। राजीव घड़ी को अपनी कलाई पर पहनने लगा। ये लेडीज़ वॉच है। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राजीव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें छोटी करते हुए अंजलि को देखते हुए बोला, सो वॉट, मैं तो पहनता ही लेडीज़ वॉच हूँ। अरे सब लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, द लेडीज़ वॉचर। बोलते हुए राजीव ने अंजलि को देखकर आंख मार दी। अक्षत को राजीव की बात पर हंसी आई तो वो अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। माही भी राजीव की हरकत देखकर हंस दी। राजीव घड़ी को हाथ में पकड़कर देखने लगा और बोला, हाय कितनी प्यारी घड़ी है, जी करता है अभी के अभी तोड़ दूं। बोलते हुए राजीव घड़ी को नीचे फेंकने लगा। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा मत कीजिए प्लीज़। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। ये घड़ी मेरी माँ की है और उन्होंने यहाँ आने से पहले बहुत प्यार से मुझे दी थी। इसे तोड़िए मत प्लीज़। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ में नमी आ गई। राजीव उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, ऐसा क्या? माँ की दी हुई घड़ी है। बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उभर आया। राजीव ध्यान से उस घड़ी को देखने लगा और फिर बोला, ठीक है, नहीं तोड़ता, पर रहेगी ये मेरे पास ही। बोलकर राजीव ने घड़ी को अपनी जेब में डाल लिया। अंजलि रोनी सूरत बनाकर उसकी जेब की तरफ देखने लगी। श्वेता राजीव के पास आई और बोली, अरे जेब में क्यों डाल रहा है? तोड़ देना राजीव, ताकि अकल ठिकाने आए इसकी। बोलकर श्वेता अंजलि को अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। अंजलि प्लीडिंग नज़रों से राजीव को देखते हुए बोली, नहीं प्लीज़, घड़ी को कुछ मत कीजिए। चुप रहो तुम, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बोलते हुए श्वेता ने अंजलि को उंगली दिखाई और राजीव को देखते हुए बोली, राजीव, कल का धक्का भूल गया है क्या? इसके ऊपर रहम करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरी मान तोड़ दे घड़ी। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। राजीव ने एक गहरी सांस ली, फिर वहाँ से जाते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आया। बोलकर राजीव वहाँ से निकल गया। अंजलि ने उसे रोकना चाहा तो श्वेता उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अंजलि जाते हुए राजीव को देखती रही। श्वेता ने अपने कंधे से अंजलि के कंधे पर मारा और फिर वहाँ से निकल गई। अंजलि मायूस सी वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज के शुरू होने की बेल बजी तो अंजलि उदास सी अपने क्लास की ओर चली गई। म्यूजिक रूम। अक्षत बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी राजीव बोला, आज शिवांश कहाँ रह गया? अभी तक क्यों नहीं आया? बोलते हुए उसने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत ने उसे देखा और बोला, पता नहीं, मुझे नहीं बताया। इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। राजीव ने उसे घूरा और बोला, तुझे नहीं बताया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे ज़रूर पता होगा। मुझे तुझसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बोलते हुए अक्षत ने एक और बार अपनी बात रखी। वेट, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो आज कहाँ रह गया। बोलते हुए श्वेता ने अपना फ़ोन निकाला और शिवाक्ष को कॉल करने लगी। उसी वक्त शिवाक्ष म्यूज़िक रूम के अंदर आ गया। लो, आ गया शिव। बोलते हुए माही ने दरवाजे की ओर देखा। शिवाक्ष अपना गिटार लिए अंदर ही आ रहा था। श्वेता ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी, शिवाक्ष कहाँ थे अब तक? हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। किस लिए? बोलते हुए शिवाक्ष ने एक झलक श्वेता को देखा। श्वेता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किस लिए का क्या मतलब है शिवाक्ष? तुम आए नहीं थे तो इसलिए हम परेशान थे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं अपने वक्त से आ जाता हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ छुड़ाया और बेंच पर बैठ गया। श्वेता उसके बगल में आकर बैठ गई और उसके करीब खिसक गई। शिवाक्ष ने गिटार निकाला और बजाने लगा। श्वेता खोए हुए उसे देखने लगी। वहीं पूरी क्लास में अंजलि का ध्यान नहीं था। वो कमरे में बैठी तो थी, लेकिन उसका दिमाग घड़ी के पीछे ही भागे जा रहा था। क्लास के बाद आकाश और खुशी ने उसके अगल बगल बैठ गए। खुशी ने उसके कंधे पर बाजू टिकाते हुए कहा, क्या हुआ अंजलि, कहाँ खोई हो? क्लास में भी गुमसुम सी बैठी हुई थी। अंजलि ने मायूसी से कहा, वो उन बुली गैंग वालों ने मेरी घड़ी ले ली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। वो उस घड़ी को तोड़ने की बात भी कर रहे थे। पता नहीं उसका क्या करेंगे। मुझे तो वो घड़ी बहुत प्यारी है। अगर उन्होंने तोड़ दी तो मेरी बहुत कीमती चीज़ मैं खो दूँगी। आकाश ने सुना तो गुस्से से बोला, ये लोग भी ना बहुत बुरे हैं, हर वक्त बस हमें परेशान करने का सोचते रहते हैं। मन तो करता है सबको अच्छे से देख लूं, पर इनसे पंगा कौन ही लेना चाहेगा। बोलते हुए आकाश का चेहरा उतर गया। खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए बोली, अंजलि तुम चलो और मुझे बताओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। ऐसा मज़ा चकाऊंगी कि दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। अंजलि ने निराशा से उसे देखा और बोली, तुम अकेले क्या कर लोगी खुशी? वो 6 लोग हैं। अगर तुम उनसे उलझी तो वो तुम्हें भी परेशान करने लगेंगे और मेरे चक्कर में तुम भी बेवजह ही लपेटे में आ जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। मेरे भाई भी यहाँ फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उनकी भी कॉलेज में बहुत चलती है। मैं उनसे कहूँगी और फिर देखना वो उन लोगों को ऐसा मज़ा चखाते हैं, सबके सब इधर उधर भागते नजर आएंगे। बोलते हुए खुशी की आंखों में चमक थी। अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
आकाश एक्साइटमेंट से भरकर बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हो सकता है कि हमें हमेशा के लिए इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। ये सुनकर अंजलि को भी एक उम्मीद सी मिल गई। उसने खुशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, खुशी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अपने भाई से कहना कि मेरी घड़ी को बिल्कुल सही सलामत ले आए। इन सब में वो नहीं टूटनी चाहिए। बोलते हुए अंजलि एक आस से खुशी को देखने लगी। डोंट वरी, मेरा भाई बहुत तेज और खुराफाती है। वो कुछ भी करके तुम्हारी घड़ी को ले ही आएगा। बोलकर खुशी ने अंजलि को भरोसा दिलाया। अंजलि ने सिर हिला दिया। खुशी ने कुछ सोचा और फिर एक्साइटमेंट से बोली, अच्छा, म्यूज़िक रूम चलें क्या? मेरे भाई अक्सर वहीं रहते हैं, हो सकता है वहीं पर मिल जाएं। अंजलि ने जल्दी से सिर हिला दिया। तीनों म्यूज़िक रूम की ओर चल दिए। म्यूज़िक रूम पहुंचे तो वहां पर बस कुछ ही बच्चे बैठे हुए थे। खुशी चारों तरफ देखते हुए बोली, अभी तो भाई यहाँ पर नहीं है, हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और तब तक मैं तुम्हें गिटार बजाकर सुनाती हूँ। बोलकर खुशी ने एक गिटार लिया और बेंच के ऊपर बैठ गई। फिर गिटार के स्ट्रिंग हिलाते हुए गिटार बजाने लगी। अंजलि और आकाश भी बेंच पर बैठकर उसे देखने लगे। खुशी ने गिटार बजाना बंद किया तो आकाश बोला, वाह खुशी, तुम्हें तो बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है। खुशी, अच्छा, थैंक यू, ये मुझे मेरे भाई ने सिखाया है। बोलते हुए खुशी मुस्कुरा दी। वाकई खुशी, तुमने बहुत अच्छा बजाया। मैं भी हमेशा से ये सीखना चाहती थी, लेकिन ना कभी गिटार खरीद पाई और ना ही कभी इसे सीख पाई। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर उदासी छा गई। खुशी ने देखा तो वो झट से बोली, अरे तो क्या हुआ, अगर पहले नहीं सीख पाई तो अब सीख जाओगी। कैसे? मैंने तो म्यूज़िक सब्जेक्ट भी नहीं रखा। बोलते हुए अंजलि ने खुशी को देखा। तो क्या हुआ अगर म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं रखा तो? गिटार मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बोलते हुए खुशी ने गिटार उसकी ओर बढ़ाया। अंजलि ने गिटार पकड़ लिया। खुशी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कुछ स्ट्रिंग को टच करते हुए उसे सिखाने लगी। थोड़ा बहुत सीखने के बाद खुशी अंजलि से बोली, अच्छा, तुम्हें गाना गाना आता है क्या? ज़्यादा अच्छा तो नहीं गाती, लेकिन थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया, परफेक्ट। बोलते हुए खुशी ने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और बोली, तुम कोई गाना गाओ और मैं उस पर गिटार बजाकर तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं नहीं खुशी, मैं इतना अच्छा भी नहीं गाती, बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। बोलते हुए अंजलि ने उसे मना कर दिया। तो क्या हुआ, तुम गुनगुनाती हो तो वही गुनगुनाओ, मुझे सुनना है। बोलते हुए खुशी जिद पर उतर आई। अंजलि ने फिर से ना में सिर हिलाया तो खुशी आकाश से बोली, अरे तुम भी बोलो ना आकाश, देखो कैसे नखरे कर रही है ये मैडम। आकाश ने अंजलि को देखा और बोला, गा दो ना अंजलि, वैसे भी यहाँ पर कौन सुन रहा है, बस कुछ ही बच्चे तो बैठे हैं यहाँ पर। आकाश की बात सुनकर अंजलि आसपास बैठे बच्चों को देखने लगी। तभी खुशी बोली, चलो शुरू करो। खुशी, अंजलि ने कहा तो खुशी उसे देखने लगी। मुझे नए गाने याद नहीं है, बस पुराने गाने आते हैं। बोलते हुए अंजलि ने बात पूरी की, अगर ऐसा है तो पुराना गाना ही सही, तुम गा दो बस। बोलकर खुशी जिद पर अड़ी रही। अब गा भी दे अंजलि जी, कितनी मिन्नतें कर रही हैं खुशी आपसे। बोलकर आकाश ने पलकें झपका दी। दोनों के इतना कहने पर अब अंजलि मना नहीं कर पाई। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और आंखें बंद करके गाना शुरू किया। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। खुशी ने उसके साथ गिटार बजाना चाहा, लेकिन फिर गिटार बजाना छोड़कर अंजलि को ही सुनने लगी। झोंका हवा का, पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। अंजलि की आवाज़ कमरे में गूंजे जा रही थी, जिससे बाहर को भी उसकी आवाज़ें जा रही थीं। अंजलि का गाना सुनकर बाहर से गुजर रहे स्टूडेंट्स भी म्यूज़िक रूम के अंदर आकर बैठने लगे। अंजलि उन सबके आने से बेखबर आंखें बंद करके गाए जा रही थी। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को वो भूल कर भी याद आता है। अंजलि ने गाना ख़त्म किया तो पूरा कमरा तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तालियों की आवाज़ से अंजलि ने आंखें खोली तो देखा कि पूरा कमरा स्टूडेंट से भर चुका था और कुछ टीचर्स भी वहाँ खड़े अंजलि को देखते हुए तालियां बजा रहे थे। गाना गाते हुए अंजलि इतना खो सी गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब पूरा कमरा स्टूडेंट्स और टीचर्स से भर गया। तभी भीड़ में से एक लड़की ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, वाह यार, क्या गाया है तुमने, रियली मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चल रही है, लिटरली अमेजिंग, थैंक यू। कहते हुए अंजलि ने सिर झुका लिया। खुशी ने अंजलि के गले लगते हुए कहा,
वाह मेरी सिंगर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा भी गाती होगी। अंजलि ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी आकाश ने बैग उठाते हुए कहा, वाकई अंजलि तुमने बहुत अच्छा गाया। मन कर रहा है कि तुम कभी गाना बंद ही ना करो और मैं सुनता ही जाऊं। सच में अब तो लग रहा है कि आज का दिन ही बन गया मेरा। शुक्रिया आकाश, कहते हुए अंजलि मुस्कुराई और फिर फ़ोन में टाइम देखा तो अगली क्लास का वक्त हो गया था। तीनों अगली क्लास लगाने चले गए। उनके जाते ही शिवाक्ष भागते हुए म्यूज़िक रूम में आया। उसे अंदर काफ़ी बच्चे दिखाई दिए। अभी यह गाना कौन गा रहा था? शिवाक्ष ने एक लड़के से पूछा। पता नहीं कौन थी, अभी अभी बाहर निकल गई, लड़के ने जवाब दिया। शिवाक्ष ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। वो नीचे से तीसरी मंजिल तक भागते हुए आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये आवाज़ थी किसकी। कुछ वक्त बाद जब तीनों ने क्लास लगा ली तो वापस म्यूज़िक रूम की ओर आ गए। अंजलि का फ़ोन बजने लगा तो वो बाहर खड़ी होकर अपना फ़ोन सुनने लगी। वहीं खुशी और आकाश अंदर जाने लगे तो दरवाजे के पास से ही आकाश ने अंदर बैठी बुली गैंग को देख लिया। उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। वहीं खुशी बिना रुके अंदर चली गई। आकाश उसे रोकना चाहता था लेकिन खुशी काफ़ी अंदर जा चुकी थी और आकाश अब आवाज़ देकर उसे रोक नहीं सकता था, वरना बुली गैंग का ध्यान उसकी तरफ ज़रूर आ जाता। वो दीवार के पीछे छिपकर वहीं खड़ा हो गया और खुशी को देखने लगा। अंदर जाकर खुशी सीधे राजीव के पास चली गई और उससे गिटार मांगने लगी। आकाश खुद से बोला, ये क्या कर रही हो खुशी? उस राक्षस से मत मांगो, वो हमारा तुम्हारा सबका जीना हराम कर देगा, दूर हटो उससे। बोलते हुए आकाश हाथ से इशारे से उसे दूर करने लगा, लेकिन खुशी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। राजीव ने खुशी को देखा और फिर गिटार देने से मना कर दिया और बोला, कोई दूसरा ले लो, ये मेरा है। खुशी ने कमर पर हाथ रखा और बोली, तो क्या हुआ, मुझे यही वाला चाहिए। बोलते हुए खुशी ने उसके हाथ से गिटार छीनते हुए ले लिया। आकाश ने सिर पीट लिया और आंखें बंद कर लीं। अंजलि ने फ़ोन पर बात पूरी की और म्यूज़िक रूम के अंदर जाने लगी तो आकाश ने दरवाजे पर ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ आकाश? पूछते हुए अंजलि ने सवालिया नज़रों से आकाश को देखा और फिर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश ने उंगली से अंदर की ओर इशारा किया और बोला, वो देखो, खुशी ने खुद जाकर मधुमक्खी के छत्ते में सिर दे मारा। अभी अभी उसने राजीव से गिटार छीन लिया। अंजलि ने सुना तो उसके माथे पर भी फिक्र से लकीरें आ गईं। दोनों दरवाजे के पास से ही म्यूज़िक रूम के अंदर झांकने लगे। आकाश रोनी आवाज़ में बोला, अब तो खुशी को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। अंजलि ने भी उसकी बात में हामी भरी और बोली, सही कह रहे हो आकाश, अब ये लोग खुशी को भी परेशान करना शुरू कर देंगे। राजीव ने खुशी को इरिटेट होकर देखा और फिर उसके सिर पर धीरे से टपली मार दी। खुशी ने उसे दांत दिखा दिए। अंजलि और आकाश ने जब ये देखा तो दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आकाश, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हम्म, कहते हुए अंजलि ने सिर हिलाया और आगे बोली, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना? बोलकर अंजलि अपनी बाजू को पिंच करने लगी तो खुशी ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना, चलो। कहकर खुशी अंजलि का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई। तीनों बेंच पर बैठ गए। आकाश नजरें चुराते हुए बीच बीच में राजीव को देखने लगा। खुशी ने गिटार की स्ट्रिंग को हिलाया और बोली, ये तो लूज लग रही है, रुको मैं अभी इसे ठीक करा के आती हूँ। कहकर खुशी वापस राजीव की ओर चल दी। आकाश उदासी से उसे देखने लगा और फिर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशी को वो लड़का पसंद हो? मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बोलते हुए आकाश ने मायूसी सा चेहरा बना लिया। तुम्हारी लव स्टोरी? पर यह कब हुआ? अंजलि ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। आकाश उदास होकर बोला, हाँ, मेरी और खुशी की लव स्टोरी। पहले दिन से देखने पे ही मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो राजीव को पसंद करती है, तो मेरी स्टोरी तो ख़त्म हो गई ना। अंजलि ने सुना तो खुशी को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि वो राजीव को पसंद करती है, मुझे तो इनको देखकर कुछ और ही लग रहा है। कहते हुए उसने आकाश को देखा। आकाश बुझी हुई आवाज़ में बोला, तुमने देखा ना कि कैसे राजीव ने खुशी से गिटार छीनने पर उसको कुछ भी नहीं कहा, और अभी खुशी गिटार को ठीक कराने भी उसी के पास लेकर चली गई। इससे पता चलता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आकाश को ऐसे उदास होते देखकर अंजलि ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया और दिलासा देते हुए बोली, आकाश, हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो सकता है बहुत कुछ और हो। आकाश कुछ बोलने लगा कि तभी खुशी उनके पास आ गई। खुशी ने आकाश को थोड़ा उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ आकाश?
उदास क्यों बैठे हो? आकाश, नहीं मैं ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं कि राजीव और तुम? बोलते हुए आकाश ने बात पूरी भी नहीं की थी कि खुशी बोल उठी, अरे हाँ, मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई। एक मिनट रुको। बोलकर खुशी राजीव के पास चली गई और उसे अपने साथ ले आई। खुशी राजीव को लेकर उसके पास आई और आकाश ने सिर पर हाथ रख लिया। खुशी ने राजीव को देखा और अंजलि और आकाश से बोली, अंजलि, आकाश, ये हैं मेरे भाई राजीव। अंजलि और आकाश दोनों के चेहरे का रंग मानो उड़ ही चुका था। अब तो मिल गई घड़ी वापस। ये तो खुशी के भाई ही निकले। अब कौन इनसे लड़कर मेरी घड़ी वापस लेगा? सोचते हुए अंजलि परेशान हो गई। आकाश ने राजीव को देखा और मन में बोला, लो, हो गया सत्यानाश। अगर दोस्त या बॉयफ्रेंड होता तो खुशी का ब्रेकअप भी हो ही जाता, लेकिन ये तो भाई निकल गया। अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर कहीं गलती से भी इसे पता चला कि मैं खुशी को पसंद करता हूँ तो ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। सोचते हुए आकाश ने थूक का घूंट गले से नीचे निगला और माथे से निकलते पसीने को साफ करने लगा। अंजलि और आकाश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को ही राजीव के खुशी का भाई होने से बड़ा झटका लगा था। खुशी आगे बोली, और भाई ये दोनों हैं अंजलि और आकाश, और मेरे दो नए दोस्त। बोलते हुए खुशी मुस्कुरा दी। राजीव ने अंजलि को देखते हुए नाम रिपीट करते हुए कहा, अंजलि। नाइस टू मीट यू अंजलि जी। बोलते हुए राजीव ने उसकी ओर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अंजलि ने एक झलक खुशी को देखा, फिर राजीव से हाथ मिलाते हुए बोली, धीमी सी आवाज़ में बोली, मी टू। राजीव अपने हाथ से उसके हाथ को दबाने लगा। अंजलि ने उसकी हरकत देखी तो उसे घूरने लगी। आह! अंजलि चीखी तो राजीव ने उसका हाथ छोड़ दिया। अंजलि ने अपना हाथ देखा तो वो लाल पड़ चुका था। राजीव ने देखा कि खुशी उसे ही देख रही थी तो अंजलि के हाथ को देखते हुए बोला, उप्स, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट। मैंने सोचा कि अपने किसी दोस्त से ही हाथ मिला रहा हूँ, इसलिए ज़ोर से पकड़ लिया, कहकर वो सरकास्टिक सी स्माइल पास करने लगा। अंजलि समझ गई थी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया और खुशी के सामने वो अपनी गलती को छुपा रहा था। राजीव ने आकाश की ओर देखा और फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, एंड नाइस टू मीट यू टू मिस्टर आकाश। आकाश ने उसके हाथ की ओर देखा और फिर हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दी। राजीव हंस दिया और अपना हाथ पीछे ले लिया। खुशी ने देखा तो हंसते हुए बोली, आकाश, इस तरह तो लड़कियां भी हाथ मिलाने से नहीं शर्माती, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? इट्स ओके खुशी, सबका अपना अंदाज होता है। बोलते हुए राजीव ने आकाश का गाल पकड़ा और ज़ोर से पिंच करते हुए इधर उधर हिलाते हुए बोला, इनोसेंट बॉय। बोलकर राजीव ने गाल थपथपाया और वहाँ से वापस अपनी गैंग के पास चला गया। आकाश अपना गाल सहलाते और अंजलि अपना हाथ पकड़े राजीव को जाते हुए देखती रही। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वो फीका सा हंसते हुए बोली, थोड़ा वियर्ड था बट इट्स ओके, चलो गिटार बजाते हैं। बोलकर खुशी अंजलि को गिटार सिखाने लगी। शिवाक्ष म्यूजिक रूम में आया तो उसकी नज़र अंजलि के चेहरे पर पड़ी। उसे अंजलि का चेहरा उतरा हुआ लगा। श्वेता ने शिवाक्ष को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और बोली, शिवाक्ष, मुझे भी गिटार सिखाओ ना, मेरा भी बहुत मन है कि मैं तुमसे गिटार सीखूं। बोलते हुए श्वेता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शिवाक्ष उससे दूर हुआ और बेंच पर बैठते हुए बोला, मैं कोई टीचर नहीं हूँ श्वेता, मैं सिखाना नहीं जानता। बोलकर शिवाक्ष ने इनकार कर दिया और अंजलि को देखने लगा। शिवाक्ष को अंजलि की ओर देखता देखकर श्वेता ने मुट्ठी बांध ली और शिवाक्ष के आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, तो कुछ बजा कर ही दिखा दो शिवाक्ष। बोलते हुए श्वेता मुस्कुरा दी और अपने बालों की लट को घुमाने लगी। शिवाक्ष ने उसकी अदाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और गिटार बजाने लगा। वहीं अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे खुशी को राजीव के उन्हें बुली करने वाली बात बताए या नहीं। खुशी ने दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखा तो छट से बोली, क्या नैन मटक्का चल रहा है? अंजलि और आकाश झेंप गए और खुशी की ओर देखकर दोनों ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। करीब 4 बजे तक वो लोग म्यूजिक रूम में ही बैठे हुए गिटार सीखते रहे। वॉचमैन अंदर आया और बोला, चलिए सब लोग बाहर निकलिए, अब कॉलेज के बंद होने का वक्त हो गया है। वॉचमैन के कहने पर सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए। म्यूज़िक रूम से बाहर आकर शिवाक्ष को याद आया कि उसने अपने गिटार का कवर म्यूज़िक रूम में ही छोड़ दिया था। उसने अपना बैग बाहर बेंच पर रखा और बिना किसी से कुछ कहे वापस म्यूज़िक रूम में चला गया।
कमरा अभी बंद नहीं हुआ था तो शिवांश अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में पहुंचकर अंजलि ने जब अपना बैग देखा तो उसे पता चला कि वो अपना फ़ोन म्यूज़िक रूम में ही भूल आई थी। आकाश और खुशी चले गए थे। अंजलि ने वापस कॉलेज की तरफ देखा और फिर बोली, अगर माँ बाबा ने फ़ोन किया और मैंने नहीं उठाया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। फ़ोन को यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, वापस जाकर देखती हूँ, अगर रूम खुला हुआ तो फ़ोन ले लूँगी। बोलते हुए अंजलि वापस म्यूज़िक रूम की ओर चल दी। म्यूज़िक रूम के बाहर आकर अंजलि ने देखा तो रूम का दरवाज़ा खुला था। अंजलि जल्दी से कमरे के अंदर चली गई और जिस बेंच पर वो बैठी थी वहाँ पर जाकर अपना फ़ोन देखने लगी। बेंच के ड्रॉअर में उसे अपना फ़ोन रखा हुआ मिल गया। दरवाजे के पास खड़ी श्वेता ने अंजलि को अंदर देखा तो मुस्कुरा दी और दरवाजे को बंद करते हुए बोली, बाय बाय मुसीबत, अब कल सुबह तक तुम्हारी अकल पूरी तरह ठिकाने आ जाएगी। बोलकर उसने धीरे से दरवाजे को बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। अंजलि बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो देखा दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। अंजलि दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, मैं अंदर ही बंद हो गई हूँ। बोलते हुए अंजलि दरवाज़ा खटखटाने लगी। श्वेता ने चाबी हवा में उछाली और फिर उसे कैच करते हुए बोली, अब आएगा ना असली मज़ा, लेट द डेविल डाई ऑफ डार्क। बोलकर श्वेता तिरछा मुस्कुराई और वहाँ से निकल गई। शिवांश जो बुट शर्ट के पीछे खड़ा होकर गिटार में कवर चढ़ा रहा था, अंजलि की आवाज़ सुनकर सामने आ गया। अरे क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? बोलते हुए शिवांश उसकी ओर बढ़ा। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है और मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। बोलते हुए अंजलि दरवाजे को ही देखे जा रही थी। तुम बंद हो तो मैं भी बंद ही हूँ ना। बोलते हुए शिवांश उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसे तो लग रहा था कि आवाज़ बाहर से आ रही थी। उसे शिवांश को घूरते हुए देखा और फिर हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं। बोलते हुए शिवांश ने अंजलि के फिक्र से भरे चेहरे को देखा और फिर आगे बोला, मैं तो यहाँ घूमने आया था। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। अंजलि ने घूर कर उसे देखा और बोली, ये सब आपने किया ना, ताकि आप मुझे परेशान कर सके। शिवांश ने अपनी कमर पर हाथ रखा और बोला, हाँ हाँ, मेरी तो मति मारी गई है जो मैं तुम्हारे साथ खुद को भी बंद कर लूँगा। अंजलि ने शक भरी निगाहों से उसे देखा और फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंजलि दरवाजे को धक्का देने लगी। शिवांश ने उसे पीछे खींचा और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, एनीवन आउटसाइड, प्लीज़ ओपन द डोर। शिवांश ने कहा पर बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे किसी को आपकी इंग्लिश नहीं सुननी, थोड़ा ज़ोर से आवाज़ लगाइए। बोलते हुए अंजलि ने शिवांश को पीछे खींचा और ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए बोली, कोई है, प्लीज़ मदद कीजिए। शिवांश, कोई फ़ायदा नहीं है, लगता है वॉचमैन ताला लगाकर चला गया। अंजलि ने सुना तो उसके चेहरे के भाव उड़े हुए हो गए। हे भोलेनाथ, एक और मुसीबत, पता नहीं इन मुसीबतों को मेरा एड्रेस कहाँ से मिल जाता है। बोलते हुए अंजलि ने सिर पीट लिया। अक्सर हसीन चीज़ें सबको नज़र आ ही जाती हैं। बोलते हुए शिवांश से देखने लगा। अंजलि ने सुना तो तिरछी नज़रों से शिवांश को देखने लगी। शिवांश एकटक उसे देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें आपस में टकरा रही थीं। जहाँ शिवांश फ्लर्टी अंदाज में उसे देख रहा था, वहीं अंजलि गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। अंजलि ने उसे घूरा और फिर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आप तो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं ना, तो तोड़ दीजिए ये दरवाज़ा और निकालिए हमें बाहर। शिवांश ने आईब्रो ऊपर की और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, मैं पावरफुल हूँ लेकिन लोहे का हथौड़ा नहीं हूँ जो इस लोहे के गेट से टकराऊँ जाकर। दिमाग में भूसा नहीं भरा मेरे जो लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करूँगा। बोलते हुए शिवांश ने दरवाजे की ओर पॉइंट आउट किया। अंजलि ने रोशनदान की ओर देखा और बोली, हम लोग वहाँ से तो निकल सकते हैं ना? शिवांश ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए रोशनदान की तरफ देखा और सरकाज़्म से बोला, हाँ हाँ जाओ ना, छिपकली बनो, 14 फीट की दीवार पे चढ़ो और रोशनदान से बाहर कूद जाओ। आपको क्या दिक्कत है, आप यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ना? बोलते हुए अंजलि ने कमर पर हाथ रखे हुए उसे देखा। निकलना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो निकलूँगा ना। अब बाहुबली बन के दरवाज़ा थोड़ी उखाड़ दूँगा या फिर मोगली बन के रोशनदान पर थोड़ी चढ़ जाऊँगा। बोलते हुए शिवांश चिढ़ गया। अंजलि ने भी बाजुएं फोल्ड की और दूसरी ओर घूम गई। वहीं श्वेता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गई और वहां जाकर पूरे कॉलेज की बिजली की सप्लाई उसने बंद कर दी। सभी कमरों में जल रही लाइट्स और फैंस चलने बंद हो गए। अंजलि कमरे में इधर उधर देख ही रही थी कि एकदम से बिजली चली जाने पर वो घबराते हुए बोली, अब ये क्या हुआ?
बिजली क्यों चली गई? मैंने बोला कि तुम भी अब छुट्टी ले लो, थक गई होगी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने गिटार को बेंच पर रख दिया। अंजलि उसे घूरने लगी। क्या? घूर क्या रही हो? अरे मुझे क्या पता क्यों चली गई, मैंने थोड़ी भेजा है जो मुझसे पूछ रही हो। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर बैठ गया। अंजलि ने दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया, फिर अपने बैग में रखे फ़ोन को निकालते हुए बोली, खुशी को फ़ोन करती हूँ, वो मदद कर सकती है। शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ में फ़ोन देखा तो अपनी जेब चेक करने लगा। डैम, मेरा फ़ोन तो बैग में ही रह गया। बोलते हुए शिवाक्ष अंजलि के फ़ोन को देखने लगा। अंजलि ने खुशी को फ़ोन मिलाया पर उसने उठाया ही नहीं। अंजलि ने एक और बार कोशिश की पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शिवाक्ष उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फ़ोन इधर दो, मैं अक्षत को फ़ोन करता हूँ, वो आके हमें निकाल लेगा। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, नहीं, मैं आकाश को फ़ोन करूँगी, वो आ जाएगा। शिवाक्ष ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, तुम और तुम्हारे दोस्त इस कॉलेज में नए आए हो, उन्हें नहीं पता चलेगा कि चाबियां कहाँ रखी हैं। तुम फ़ोन इधर दो, मुझे बात करने दो, अक्षत आकर हम लोगों को बाहर निकाल लेगा। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि अपने हाथ और फ़ोन दूर ले जाते हुए बोली, मैं अपना फ़ोन आपको क्यों दूँ? मुझे पता है ये सब आपने ही किया है और मैं आपकी किसी चाल में नहीं फंसूंगी। शिवाक्ष ने कमर पर हाथ रखा और बोला, अरे क्या बोले जा रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने ये सब नहीं किया और तुम अभी फ़ोन दो। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि की ओर कदम बढ़ाया। अंजलि ने अपने कदम और पीछे ले लिए और उसे घूरने लगी। शिवाक्ष इरिटेट होते हुए बोला, क्या? अरे फ़ोन दो ना, आज यहीं बंद रहने का इरादा है क्या? अंजलि, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये आपकी ही कोई चाल है, इतना मुझे पता है। अब आप अपने दोस्त से कहिए कि हमें यहाँ से बाहर निकाले। अरे वाह, कितनी होशियार हो तुम तो, सब कुछ पहले से ही पता है। बोलते हुए शिवाक्ष ने ताली बजाई और आगे बोला, तो अब अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फ़ोन दे दो, मैं अक्षत को बुलाकर दरवाज़ा खुलवा देता हूँ। नहीं, मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी, आप मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी, आप अपने फ़ोन से क्यों नहीं करते? बोलते हुए अंजलि ने फ़ोन को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। मैं अपना फ़ोन बाहर बैग में ही भूल आया हूँ तो इसीलिए नहीं कर सकता, अभी आप फ़ोन दे दीजिए। बोलते हुए शिवाक्ष ने एक और बार प्यार से उससे फ़ोन मांगने की कोशिश की। अंजलि ने मुंह बनाया और दूसरी ओर घूमकर आकाश का नंबर डायल करने लगी। शिवाक्ष को अब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी। इतना मनाने पर भी अंजलि उसकी बात नहीं सुन रही थी। शिवाक्ष ने झटके से अंजलि के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मेरा फ़ोन वापस कीजिए। बोलते हुए अंजलि अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष ने फ़ोन को ऊपर उठा दिया ताकि अंजलि उस तक पहुंच ना पाए और फिर अक्षत का नंबर मिलाने लगा। अंजलि उछलते हुए फ़ोन लेने की कोशिश करने लगी। काफ़ी कूदने के बाद भी जब अंजलि फ़ोन तक नहीं पहुंच पाई तो उसने शिवाक्ष के पैर के ऊपर अपना पैर मार दिया। शिवाक्ष अपने पैर को पकड़ने के लिए नीचे झुका तो अंजलि ने झट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उससे दूर भागने लगी। शिवाक्ष ने उसे भागते देखा तो उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अंजलि को दुपट्टे से अपने गले में खिंचाव महसूस हुआ तो वो रुक गई और अपने गले पर लिपटे दुपट्टे को उसने कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। अंजलि अपने दुपट्टे को पकड़े हुए पीछे घूमी और दुपट्टा छुड़ाने लगी तो शिवाक्ष ने आगे आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अंजलि उसके सीने से जा लगी। शिवाक्ष उसके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करने लगा। अंजलि अपने हाथ ऊपर नीचे ले जाते हुए फ़ोन को उसकी पकड़ से बचाने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष एक हाथ से उसे कमर से पकड़े रहा और दूसरे हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करता रहा। शिवाक्ष ने अंजलि के फ़ोन वाले हाथ को पकड़ा तो अंजलि ने दूसरे हाथ में फ़ोन ले लिया। शिवाक्ष ने उसे पीछे ले जाकर उसकी पीठ को दीवार से लगाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब दोनों ने फ़ोन को आधा आधा पकड़ लिया था और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे थे। खींचते हुए फ़ोन दोनों के हाथ से फिसल गया और उड़ते हुए दूर जाकर बेंच से टकराकर नीचे गिर गया और दो टुकड़ों में टूट गया। अम्मा! कहते हुए अंजलि बड़ी बड़ी आंखें करके फ़ोन को देखने लगी। शिवाक्ष ने फ़ोन को देखा और फिर अंजलि को देखने लगा। अंजलि बस स्तब्ध होकर दूर पड़े अपने फ़ोन को देखे जा रही थी। टूट गया ना फ़ोन, मिल गई तसल्ली। बोलते हुए शिवाक्ष उसे घूरने लगा। तसल्ली? बोलते हुए अंजलि ने हैरानी से शिवाक्ष को देखा और बोली, एक तरफ आपने मेरे फ़ोन की पसली निकाल दी और ऊपर से मुझे ही पूछ रहे हैं कि तसल्ली मिली या नहीं। बोलते हुए वो भौहें सिकोड़कर शिवाक्ष को देखने लगी।
शिवाक्ष ने उसकी सिकुड़ी हुई बाहों को ठीक किया और बोला, ज़्यादा घूरो मत, गलती तुम्हारी थी। अगर प्यार से बोलने पर फ़ोन दे देती तो ऐसा होता ही नहीं। अंजलि ने कमर पर हाथ रखा और अकड़ते हुए बोली, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने मेरा फ़ोन तोड़ा है, मैंने आपका फ़ोन नहीं तोड़ा। और मेरा फ़ोन है, मैं आपको दूँ या ना दूँ मेरी मर्ज़ी है ना। तुम्हारी मर्ज़ी। पूछते हुए शिवाक्ष उसके और करीब चला गया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरे आगे मैं किसी की मर्ज़ी नहीं चलने देता, पर अब अगर तुमने अपनी मर्ज़ी चलाई है तो भुगतो। अब रहो सारी रात यहाँ पर बंद, ना हम किसी को यहाँ बुला सकते हैं और ना ही खुद यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना सिर अंजलि के सिर से टिका लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे। अंजलि ने शिवाक्ष को अपने से दूर धकेलना चाहा। शिवाक्ष ने रियलाइज़ किया कि उसने अभी भी अंजलि को कमर से पकड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो उसने उसे खुद ही छोड़ दिया और दूर हट गया। अंजलि ने उसे गुस्से से घूरा और फिर अपने फ़ोन की तरफ चली गई। उसने फ़ोन को उठाकर देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी और बैटरी भी निकलकर बाहर आ गई थी। मेरा फ़ोन, बोलते हुए अंजलि ने रोनी सूरत बनाकर फ़ोन को देखा। अब अगर माँ या बाबा कॉल करेंगे तो मैं कैसे फ़ोन उठाऊंगी। बोलते हुए उसका चेहरा उतर गया। शिवाक्ष, और खींचो फ़ोन, फिर हो सकता है दोबारा से जुड़ जाए। शिवाक्ष के बोलने पर अंजलि चिढ़ गई और गुस्से से बोली, मैंने नहीं, आपने फ़ोन खींचा था। अगर आप नहीं खींचते तो अभी ये ठीक होता। ओह हेलो, इसमें मेरा सिर्फ एक हाथ था, दूसरा हाथ तुम्हारी कमर पकड़े हुए था। दोनों हाथों से तुम खींच रही थी और ये फिसला भी तुम्हारी वजह से है। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर बैठ गया। अंजलि ने अब कुछ नहीं कहा। उसने अपना फ़ोन उठाया और जाकर बेंच पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, अब तो हो गया जो होना था और अब हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। आज की रात यहीं पर गुजरेगी। बोलकर शिवाक्ष बेंच पर लेट गया और एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ा लिया। पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों की शरारत है। हो सकता है थोड़ी देर में कोई आकर दरवाज़ा खोल दे। सोचते हुए अंजलि बेंच पर सिर टिकाए बैठ गई। धीरे धीरे बाहर से आती रोशनी कम होने लगी और कमरे में हल्का अंधेरा छाने लगा। दिन ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। ढलते दिन के साथ अंजलि के बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए और एक दो बार दरवाज़ा खटखटा दिया और रूंधी हुई आवाज़ में बोली, क्या बाहर कोई है? हमें बाहर निकालिए प्लीज़। अंजलि मदद मांग तो रही थी पर वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने वाला और कोई नहीं था। शिवाक्ष ने अंजलि की बुझी हुई सी आवाज़ सुनी तो कम आवाज़ में नरमी लाकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं। कॉलेज बंद हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं। अंजलि, पर वॉचमैन तो होंगे ना? शिवाक्ष, हाँ बिल्कुल होगा, पर क्या है ना, 70 बीघा ज़मीन में बना हुआ कॉलेज है और हम इसके पिछले हिस्से में हैं, जहाँ पे अगर तुम गोलियाँ भी चला दो तो भी वॉचमैन के कमरे तक आवाज़ नहीं जाएगी। तो अभी भी अगर आवाज़ें देनी है तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अंजलि ने उदास नज़रों से शिवाक्ष को देखा, जो बेंच पर आराम से लेटे हुए सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। क्या सच में ये इनकी कोई खुराफात नहीं थी? अब तो ऐसा ही लग रहा है ये सब इन्होंने नहीं किया, वरना अभी तक इनके बाकी दोस्त भी यहाँ आ चुके होते। सोचते हुए अंजलि धीमे कदमों से वापस आकर बेंच पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में भरकर धीरे से बोली, काश तू फ़ोन दे देती अंजलि, तो हो सकता है भी बाहर होती। बोलकर उसने रोशनदान की तरफ देखा, जिसमें से आ रही रोशनी पल पल घटती जा रही थी और अब कुछ ही पल में कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाने लगा था। अंजलि चेहरे को हाथों में भरकर बैठ गई। शिवाक्ष ने उसे देखा तो दिमाग में शरारत सूझ गई। वो बेंच से उठा और अपने बाल बिखेरते हुए जेब में हाथ डाले अंजलि की ओर चल दिया। अंजलि ने उसके कदमों की आहट सुनी तो उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष उसे देखते हुए गुनगुनाने लगा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बोलते हुए शिवाक्ष अंजलि के पास पहुंच गया और उसके दोनों ओर बेंच पर अपने हाथ टिका दिए। अंजलि आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। शिवाक्ष उसके चेहरे पर झुका और आगे बोला, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना गाते हुए शिवाक्ष उसके ऊपर झुकते जा रहा था। अंजलि पीछे बेंच से हाथ टिकाए साइड को खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाक्ष ने उसके दोनों ओर हाथ रखे हुए थे तो वो पीछे भी नहीं जा पा रही थी।
अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसे खुद से दूर धकेलकर उठकर जाने लगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। ये ये आप क्या कर रहे हैं? अंजलि ने हकलाते हुए पूछा। शिवांश ने उसे पकड़े हुए झूमते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? यही जो आप अभी कर रहे हैं। बोलते हुए अंजलि ने छूटना चाहा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? बोलते हुए शिवांश ने उसे अपनी ओर घुमा लिया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। देखिए, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए वरना। बोलते हुए अंजलि उसे घूरने लगी। वरना? बोलते हुए शिवांश ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुका लिया। वरना मैं चिल्लाऊंगी, अंजलि ने आवाज़ तेज करते हुए कहा। ओह रियली? बोलते हुए शिवांश हंस दिया और आगे बोला, अच्छा चलो चिल्लाओ, लेट्स बिगिन। बोलते हुए शिवांश ने शर्ट की स्लीव्स ऊपर कर दी। अंजलि कुछ नहीं बोली और चुप ही रही तो शिवांश फिर बोला, अरे चिल्लाओ, शुरू करो। आप सही नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते, अंजलि ने मासूमियत से कहा और उसे दूर धकेलकर जाने लगी तो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने लगी। शिवांश ने जल्दी से आकर उसे बाहों में थाम लिया और गिरने से बचा लिया। अंजलि ने हाथ उसके कंधों पर चले गए और शिवांश के हाथ उसकी कमर पर लपेट गए। अंजलि तेज तेज सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। शिवांश ने उसकी पीठ को दीवार से लगाया और उसे कमर से पकड़े हुए वैसे ही खड़ा रहा। अंजलि ने उसे दूर धकेलना चाहा, लेकिन शिवांश को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाई। अंजलि का चेहरा लाल पड़ चुका था। देखिए, आप सही नहीं कर रहे। शिवांश एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर आ रही बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ये आँखों की चमक, ये बातों की महक कहाँ से चुराई है आपने? शिवांश ने शायराना अंदाज में कहा तो अंजलि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने शिवांश की आंखों में देखना चाहा तो देख नहीं पाई। उसने एक झलक देखकर ही नजरें फेर ली। अपनी सांसों पर काबू करना उसके लिए मुश्किल सा हो गया था। अपने ही दिल की धड़कनों की आवाज़ उसके कानों में जोरों से सुनाई देने लगी। उसे लगा मानो अब दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। शिवांश उसके चेहरे पर झुकने लगा तो उसने आंखें बंद कर ली। शिवांश की सांसें उसे अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस होने लगी। शिवांश उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, अनजाने डर से कसकर मीची हुई आंखें और चेहरे पर बिखरी हुई मासूमियत। शिवांश उसके चेहरे में खो सा गया। शिवांश ने उसके चेहरे से नज़र हटाई और उसके चेहरे पर फूंक मार दी। फूंक से अंजलि ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। शिवांश उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उससे अलग होते हुए बोला, आई एम शिवांश राजवंश, और जो तुम सोच रही हो, शिवांश राजवंश वैसी हरकतें नहीं करता। मेरे साथ तुम सेफ हो। बोलकर शिवांश अपना गिटार की ओर चला गया। अंजलि की सांसें अभी भी बहुत तेज़ी से दौड़े जा रही थी। वो आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगी। शिवांश अपने गिटार के पास जाकर बैठ गया। अंजलि भी अपने पास रखे बेंच पर बैठ गई। शिवांश ने गिटार को बैग से बाहर निकाला और बजाने लगा। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवांश ने गाना शुरू किया। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ, उस पर क्या लिखा है। गहरा समंदर, दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल में इसमें। नैनादा क्या कसूर वे, नैनादा क्या कसूर वे। शिवांश आंखें बंद किए गाता रहा। वहीं अंजलि भी आंखें बंद करके उसके गाने को सुने जा रही थी। शिवांश का गाना इस फिक्र भरे माहौल को काफ़ी हल्का कर रहा था। गाना खत्म होते ही शिवांश ज़मीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। गाना बंद हुआ तो अंजलि ने आंखें खोली। कमरे में पूरा अंधेरा छा चुका था। रोशनदान से अब बस हल्की सी चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी थीं और साथ ही मौसम खराब होने की वजह से तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। अंजलि को अकेले बेंच पर बैठे डर सा लगने लगा था तो वो धीमे धीमे चलकर शिवांश के बगल में जाकर बैठ गई। शिवांश आंखें बंद करके बैठा था। किसी के पास बैठने की आहट सुनी तो उसने आंख खोलकर देखा। अंजलि को अपने बगल में बैठता देखकर शिवांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। बाहर से आ रही आवाज़ों से डरकर अंजलि थोड़ा सा और शिवांश की तरफ को खिसक गई। शिवांश ने देखा तो सीधा होकर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, आप चुप क्यों हो गए, कुछ बोलिए ना। अंजलि की बात सुनकर शिवांश बोला, क्यों, खामोशी अच्छी नहीं लग रही क्या?
फिर से लड़ना चाहती हो? नहीं, बोलकर अंजलि अपना हाथ आपस में मिलाकर अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी और आगे बोली, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है। कुछ बुरे एहसास होने लगते हैं, इसीलिए खामोशी अच्छी नहीं लग रही। शिवांश ने हल्की सी चांद की रोशनी में उसे देखा और पूछा, तुम्हें अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है और तुम एक अनजान लड़के के साथ एक कमरे में अकेली बंद हो, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा? अंजलि ने उसे जवाब देते हुए कहा, अभी तो आपने कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। मैंने कहा और तुमने मान भी लिया। शिवांश ने एक और सवाल करते हुए उसे देखा। पता नहीं कि माना और क्या नहीं, लेकिन अंधेरे में अकेले रहने से अच्छा आपका साथ लग रहा है। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। शिवांश, और ऐसा क्यों? अंजलि, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की नीयत उसकी नज़रों से पता चल जाती है। आप मुझे परेशान करते हैं, लेकिन आपकी नज़रें मुझे ख़राब नहीं लगी। मुझे कोई बुरी वाइब्स नहीं आ रही और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं आपके साथ सेफ हूँ। अंजलि की बात सुनकर शिवांश सोच में पड़ गया। क्या उस पर विश्वास करना किसी के लिए इतना आसान है? सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ घुमा दिया। क्या इन दोनों में बढ़ने लगी हैं नज़दीकियाँ? क्या अंजलि का विश्वास करना शिवांश के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स ले आएगा? जानते हैं आगे की कहानी में।